नमस्कार, मेरा नाम है अंकित यादव। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि झांसी रानी के विरुद्ध 1857 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले भारतीय क्या वीर और बहादुर थे? क्या मैं आपसे पूछूं कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चला रहे अंग्रेजों की सेना में भर्ती जो हिंदुस्तानी पुलिस वाले थे, क्या वो वीर और बहादुर थे? मैं आपसे पूछूं कि भगत सिंह को फांसी देने वाले या भगत सिंह को गिरफ्तार करने वाले भारतीय बहादुर थे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताता हूं जिसके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में यह पढ़ाया गया कि भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले लोग वीर और बहादुर थे। हालांकि ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि सभी भारतीय जातियां बहुत बहादुर होती हैं और सभी भारतीयों ने अपने अपने क्षेत्र में एक से एक पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो साथियों, आज तारीख है 1 जनवरी 2026। आज नया साल है और आज ही के दिन आज से 207 साल पहले महाराष्ट्र में एक युद्ध हुआ था। साथियों, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश को हराकर उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो सबसे पहले उस देश का काम होता है कि वो उस देश की गौरव, गरिमा और उसकी महानता को नष्ट करें। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने भारतीयों को यह बताया कि वो बहुत ही पिछड़े थे, वो आपस में बटे हुए थे, उनमें आपस में लड़ाइयां हो रही थी, वो शोषित थे, वो गरीब थे, वो असभ्य थे। और इसी कड़ी में उन्होंने बहुत सारा इतिहास हमारा गलत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में सन 1818 में हुए एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के बीच भीमा कोरेगांव में हुआ, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यह युद्ध पेशवाओं और महारों के बीच में हुआ। लेकिन वास्तविकता साथियों ये नहीं थी। 1818 के आसपास जब बंगाल को पूरे कब्जा चुके थे अंग्रेज और उसके बाद भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तार कर रहे थे, उसी समय उनकी झड़प मराठों से हुई और मराठों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े। और यह किस्सा आंग्ल मराठा युद्ध के तीसरे युद्ध का है। बात थी सन 1818 की। 1 जनवरी के दिन बाजीराव पेशवा द्वितीय जब पुणे पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, उनका सामना अंग्रेजों की एक 834 सैनिकों की टुकड़ी जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का हिस्सा थी, उनसे भीमा कोरेगांव में हो गया। वैसे तो बाजीराव पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। लेकिन पेशवा ने अंग्रेजों की उस टुकड़ी से लड़ने के लिए केवल 2,000 सैनिकों को आगे किया और भीमा कोरेगांव की नदी पर एक बड़ा और भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध पूरी रात चला, जिसमें 275 के आसपास बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मारे गए और बताते हैं कि पेशवा की सेना को भी भारी नुकसान हुआ और उनके मरने वालों की संख्या 300 से 400 तक थी। साथियों, यहां सवाल यह है कि बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में जिस तरह से बहुत सारे महार जाति के लोग सैनिक थे, उसी तरह पेशवा की सेना में भी उससे पहले बहुत सारे महार सेना में भर्ती हुआ करते थे। लेकिन इस लड़ाई में जहां पर पेशवा बाजीराव को यह पता चला कि पुणे से इस जनरल स्मिथ के नेतृत्व में एक और सैनिक टुकड़ी उनके ऊपर आक्रमण करने आ रही है, तो पेशवा ने बाकी 20,000 सैनिकों को आगे नहीं भेजा, बाकी 26,000 सैनिकों को आगे नहीं भेजा और वहां से पीछे हटना उचित समझा। और बाद में जब दिन निकला तो युद्ध का परिणाम सामने था। दोनों ही ओर से सैनिक मरे हुए थे, लेकिन अंग्रेजों की बाकी सेना वहां पहुंच चुकी थी और उसके बाद अंग्रेजों ने उसको कहा कि यह अंग्रेजों की जीत हुई है। वास्तव में जब कोई सेना एक जगह से हट जाती है तो वहां मौजूद रहने वाली सेना की ही जीत मानी जाती है। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने उस लड़ाई को बहुत ही अलग रंग दे दिया और यह रंग दिया गया जातिवाद का, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि बिना जातियों में तोड़े हिंदुस्तान पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने पहले हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की और जब उसमें कुछ कुछ कामयाब होने लगे तो जहां धर्मों का सवाल नहीं था, वहां उन्होंने लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश की। अंग्रेजों ने 1818 1 जनवरी की इस लड़ाई को अपनी जीत के रूप में देखा और उन्होंने भीमा कोरेगांव में अपना एक विजय स्तंभ लगाया। यह स्तंभ इकलौता भीमा कोरेगांव में नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां जहां अंग्रेज जीतते गए हैं वहां वहां उन्होंने अपनी विजय के रूप में यह स्तंभ लगाया है। आप अगर कभी दिल्ली आएंगे तो आप कोरोनेशन पार्क जाइएगा, जो बुराड़ी में है। जब भारत की राजधानी अंग्रेजों ने बंगाल से दिल्ली में शिफ्ट की तो 1912 में कोरोनेशन पार्क में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ और भारत के सभी रियासतों ने राजस्थान रियासत को छोड़कर उनका समर्थन किया। अंग्रेजों का यह मानना था कि यह भी उनकी एक जीत है। जब आप कोरोनेशन पार्क में जाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही ऑब्लिस्क वहां पर लगा हुआ दिखाई देगा जो ऑब्लिस्क उन्होंने भीमा कोरेगांव में लगाया है। और केवल यही नहीं, अगर आप सारागढ़ी में जाएंगे जहां पर एक पश्तून और अफगानों का सामना हुआ था अंग्रेजों की एक सिख रेजिमेंट से, वहां पर भी अंग्रेजों ने उस लड़ाई को अपनी जीत के रूप में देखा, जबकि उस समय तक अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भारत का ही हिस्सा थे। तो जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे वे भारतीय थे,
लेकिन उसके बाद सारागढ़ी में भी अंग्रेजों ने वहां अपना एक वही विजय स्तंभ ऑबलिस्क लगाया है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जहां जहां ब्रिटिश शाही परिवार की नस्ल अपना शासन मानती है, वहां वहां उन्होंने वो ऑबलिस्क दुनिया भर में स्थापित कर रखा है। तो भीमा कोरेगांव के उस स्तंभ को आज बहुत सारे इतिहासकार और दलित नेता या दलितों की राजनीति करने वाले लोग महारों की विजय स्तंभ बताते हैं। यदि वह महारों का विजय स्तंभ होता तो फिर वो दुनिया के उन कोनों में और उन जगहों पर क्यों लगाया गया है जहां की लड़ाइयों में महारों की कोई भूमिका नहीं थी। साथियों, हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे देश के विरुद्ध कोई भी लड़ता है तो वो हमारे देश का गद्दार होता है, भले ही वो हमारे देश का निवासी ही क्यों ना हो। क्या आप मीर जाफर को कभी भी देशभक्त घोषित कर पाएंगे? क्या आप जयचंद जैसे लोगों को, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध षड्यंत्र किया और एक विदेशी आक्रांत के माध्यम से हमारे देश के ऊपर आक्रमण कराया, तो क्या आप जयचंद को इस देश का एक महान योद्धा घोषित करेंगे? आप सबका जवाब होगा नहीं। तो फिर हम क्यों अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए महारों को उस लड़ाई के लिए वीर घोषित करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि महार एक बहादुर कौम है जिसने बहुत से महापुरुषों को जन्म दिया है। 1818 की लड़ाई से पहले भी पेशवाओं की सेना में भी महारों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और बहुत वीरता के साथ वो लोग लड़ते थे और बहुत सारे महारों के नाम उनकी सेना में अग्रणी पंक्ति में आज भी दर्ज हैं। तो साथियों, आपको ये चाल समझनी होगी कि भारत को आज भी जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है और उन स्तंभों की सुरक्षा में खुद उन्होंने भारतीयों को लगा रखा है, जो स्तंभ उन्होंने भारतीयों के ऊपर ही विजय प्राप्त करके बनाए थे। मेरा उद्देश्य यहां पर किसी जाति या किसी व्यक्ति विशेष को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन साथियों, वास्तविकता को समझना समझदारी होती है। मैं बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस ऑबलिस्क को, जो पूरी दुनिया में शासन करने के उद्देश्य से उन्होंने लगाया है और वो मानते हैं कि हमारा शासन पूरी दुनिया पर है और दुनिया में उन्होंने इतने अत्याचार किए, करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया। एक आंकड़ा बताता है कि सन 1791 से लेकर 1800 तक पूरी दुनिया में जितने लोग मरे, उससे 10 गुना ज्यादा लोग भारत में मरे, बंगाल में मरे, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने वहां का अन्न और सारे खाद्यान्नों पर कब्जा करके बंगाल के लोगों को दरिद्र और भूखमरी में मरने के लिए छोड़ दिया। और बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ की जनता वहां पर मारी गई। तो इतने क्रूर लोगों के विजय स्तंभ को हम अपनी विजय का प्रतीक कैसे मान सकते हैं? अगर आपको मानना है, एक बात मान भी लेते हैं कि महारों ने पेशवाओं को हरा दिया, उनकी कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता थी, तो फिर आप वहां पर महारों का स्तंभ लगाइए ना। आप वहां पर सोने का स्तंभ लगाइए, पूरे देश से सोना इकट्ठा कीजिए, तांबा इकट्ठा कीजिए, पीतल इकट्ठा कीजिए, हम खुद देंगे। लेकिन आप एक ऐसी कौम के विजय स्तंभ को, जिस कौम ने इस देश की अस्मिता को ना सिर्फ 200-250 साल तक रौंदा, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देश को दरिद्र बनाकर अनंत काल के लिए दरिद्रता में ढकेल दिया है, हमारी सभ्यता का, संस्कृति का, भाषाओं का उन्होंने विनाश किया है, तो आप ऐसे लोगों के विजय स्तंभ को अपने विजय का प्रतीक नहीं मान सकते। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खोज में जा सकते हैं, आप इतिहास को सही दृष्टि से देख सकते हैं, बीन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कहूंगा और चाहूंगा कि इस युद्ध की सच्चाई लोगों के सामने आए कि ये युद्ध कोई महारों और पेशवाओं के बीच में नहीं था, बल्कि ये युद्ध अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में था। जय हिंद, वंदे मातरम।